Now students, we can define the Kirchhoff law in two parts, on the basis of current and on the basis of voltage. So here we are going to represent the Kirchhoff law as Kirchhoff's current law, KCL. Now here this law is related to the current at the junction of an electric circuit, and it is stated as the algebraic sum of all the currents meeting at a junction in an electrical circuit is equals to 0. Means the summation of all current is equal to 0. Now here if we are applying the Kirchhoff current law, so we have I1 plus I4 plus minus I2 plus minus I3 is equal to 0. Now basically these are the input currents and these are the output currents. Now we can write this equation as I1 plus I4 is equal to I2 plus I3. Now which means that the sum of increasing current equal to the sum of decreasing current. Now the algebraic sum of the currents flowing towards the junction in an electrical circuit is equal to the algebraic sum of currents flowing away from that junction. नाउ स्टूडेंट्स सिंपल अगर हम अपने किरचॉफ करंट लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ यूं किया जा सकता है कि हमारे किसी भी सर्किट में इंटर होने वाले और आउट होने वाले करंट को हम कंजर्व देखते हैं, यानी किसी भी सर्किट में इन होने वाला करंट और सर्किट से आउट होने वाला करंट, यानी जो इनपुट होगा उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा। मींस कि नंबर ऑफ चार्जेस हमारे सर्किट में कंजर्व रहते हैं, तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यानी जितना करंट सर्किट में इन होता है उतना ही सर्किट से आउट होता है। बेसिकली ये लॉ इस बेस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, now students, we can define the Kirchhoff's law or Kirchhoff voltage law on the basis of the EMF and voltage drop in a closed circuit or closed loop. It is stated as, in any closed circuit the algebraic sum of all the electromotive force means EMF and voltage drops in resistor is equal to 0. Now we know that the Kirchhoff voltage law represents the law of conservation of energy. Means students, अगर किसी भी एक सर्किट में हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज रूल रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो बेसिकली सर्किट में मौजूद पोटेंशियल को कंजर्व रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमारे एक सर्किट के अंदर जिसमें एक या एक से ज़्यादा बैटरीज लगी होंगी, उस सर्किट को हम कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। और ऐसे तमाम सर्किट जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, यानी जिनमें एक से ज़्यादा बैटरीज हों या एक से ज़्यादा लूप्स रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, तो हम किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन है। यानी एक किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में लूप में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, नाउ अगर हम अपने इस सर्किट को देखें तो हमारे पास E1, E2, R1, R2 रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो हम सिंपल अपने इस सर्किट के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो बेसिकली कुछ यूं रिप्रेजेंट होती है कि algebraic sum of EMF प्लस the algebraic sum of the
voltage drops which is equal to 0. Now अब हम देखेंगे कि ये इक्वेशन किन पैरामीटर्स की बेस पर रिप्रेजेंट की जा रही है, ठीक है, यानी वोल्टेज ड्रॉप क्या है और जो अलजेब्रिक सम हमारी ईएमएफ का है वो क्या है. नाउ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको अगर आप याद रखें तो ये आपके न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन में भी बहुत आसानी करेगी. नाउ जब भी हमारे पास कोई भी इस तरह का लूप मौजूद होता है जिसमें एक से ज़्यादा बैटरीज लगी होती हैं तो करंट की डायरेक्शन हमेशा उस बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रिप्रेजेंट की जाएगी जो बैटरी ग्रेटर पोटेंशियल रखती है. जैसे कि यहाँ पर ये बैटरी ग्रेटर पोटेंशियल रखती है तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी ये जो एरो यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है वो इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अब जो बाकी दूसरी बैटरी लगी होगी वो एज अ लोड यूज होगी और ये हमें मालूम है कि जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं या जो लोड होते हैं उनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता है. ठीक है, तो जो हमारी मेन बैटरी होगी यानी ज्यादा पोटेंशियल रखने वाली बैटरी उसका पोटेंशियल प्लस होगा और बाकी तमाम बैटरीज तमाम रेजिस्टेंसेस पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, यानी जो वोल्टेज हम रिप्रेजेंट करेंगे वो माइनस के साथ करेंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे E1, ये जो E1 बैटरी है ये ग्रेटर है E2 से, तो E1 का जो वोल्टेज है जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है. ठीक है, फिर उसके बाद रेजिस्टर लगा हुआ है R1, तो इस रेजिस्टेंस से सपोज के करंट फ्लो कर रहा है I, सपोज कि करंट I है. ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज का सिंपल अगर हम फॉर्मूला देखें तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R1. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप होता है इसीलिए यहाँ हमारे पास माइनस रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, यहाँ इसके साथ माइनस आ रहा है. फिर उसके बाद कनेक्टेड है हमारी E2 बैटरी, तो E2 बैटरी अब एज अ लोड इस्तेमाल हो रही होगी. ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिप्रेजेंट कर दूं कि अगर हम अपने इस करंट के पॉइंटर को देखें, ठीक है, तो ये पॉइंटर बेसिकली पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव, यानी जो हमारा हाई पोटेंशियल है उससे लो पोटेंशियल की तरफ वैल्यू जा रही है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए इसके साथ माइनस आएगा. ठीक है, जब ये एरो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी सिर्फ एरो यानी आपकी डायरेक्शन नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव होगी बैटरी के ऊपर, तो उस वक्त ये पोटेंशियल गेन कर रहा होगा. और जैसे ही ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बन रही है, जैसे इस सर्किट में फॉर्म हो रहा है, जैसे ही आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है ना, तो इसलिए इस बैटरी का जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव, इस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा. ठीक है, अगर हम इस वाली फर्स्ट वाली बैटरी यानी E1 की बात करें तो आप यहां देखेंगे कि ये लूप जब कंप्लीट हो रहा होगा तो ये देखें, ये जहां मेरा पॉइंटर है ये मूव करते हुए इस तरफ जाएगा यानी नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो इसका मतलब चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और ये पोटेंशियल गेन कर रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए E1 पॉजिटिव है और E2 आपके पास नेगेटिव है. ठीक है, बाकी इन दोनों रेजिस्टर्स पे वोल्टेज ड्रॉप होगा तो I जो करंट है इसमें फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों के साथ इसीलिए माइनस रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ठीक है, विद R1 एंड R2, I R1 माइनस में है, I R2 माइनस में है. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है. नाउ अगर हम EMF अपनी एक तरफ कर लें और IR वाली वैल्यूज जो कि पोटेंशियल ही को शो कर रही हैं उनको एक तरफ कर लें तो वो ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2. ठीक है, तो ये इनके समीशन को शो कर रहा है और ये जो EMF है ये बेसिकली इनके समीशन को शो कर रही है. ठीक है, जिसमें E2 की डायरेक्शन नेगेटिव है मगर क्या है कि ये इन दोनों का समीशन है E1 प्लस ब्रैकेट माइनस E2. हम इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली दिस इज द समीशन ऑफ द EMF and this is the summation of the voltage drop. Now ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम एक मर्तबा चेक कर लेते हैं. Now a rise in potential is taken positive, जैसे कि मैं आपको अभी बता चुका, a drop in potential is taken negative for batteries. Positive and is always at high potential. ठीक है, now current flows from high to low potential. Assume the direction of the current either clockwise or
एंटी क्लॉकवाइज, यानी आप किसी भी सर्किट को सॉल्व करते वक्त अपनी मर्जी से डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किरचॉफ करंट, उनको फुलफिल करेगी, ठीक है, उनको यहाँ पर वो वैलिड होंगे, ठीक है। तो आप करंट की डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन हाईलाइट की जा रही है वो इस लूप के लिए हाईलाइट की जा रही है। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और रिव्यू of the Kirchhoff's law. Now students, last time हमने अपने Kirchhoff law की जो भी स्टडी की उसको डिस्कस किया। आज हम बेसिकली Kirchhoff law को प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम किस तरह अपने किरचॉफ रूल को जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उनके लिए इक्वेशन बना पाते हैं और उसके बाद उनमें वैल्यूज पुट करके उनकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है लाइक करंट वोल्टेज जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम फाइंड करते हैं। तो हम बेसिकली किरचॉफ लॉ को यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम सोल्यूशन को देखने जा रहे हैं कि हम इक्वेशन किस फॉर्म में बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि सपोज कि हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें हमें 2 बैटरीज नज़र आ रही हैं। किरचॉफ लॉ हमेशा कॉम्प्लेक्स सर्किट्स पे अप्लाई होता है और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जिन पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स ऐसे सर्किट्स हो सकते हैं जिन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे सर्किट होते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट जिनमें एक से ज़्यादा बैटरीज कनेक्ट होती हैं, ठीक है, या जिनमें एक से ज़्यादा लूप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक लूप है और ये एक लूप है, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा लूप्स हों और एक से ज़्यादा बैटरीज कनेक्टेड हों, ठीक है। तो ऐसे सर्किट्स जिनमें एक से ज़्यादा बैटरीज या पोटेंशियल डिफरेंसेस मौजूद होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सर्किट डिफाइन करते हैं। तो अब हम सिंपल अपने इस सर्किट की जिसमें 2 बैटरीज कनेक्टेड है और इस तरह 2 लूप्स हैं करंट के लिए, तो हम अपनी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं इस सर्किट के लिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमें इक्वेशन लिखनी होती है अपने किसी भी सर्किट के लिए और किरचॉफ रूल को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम ये करते हैं कि उन दोनों में जो लूप्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, जो कॉम्बिनेशंस हमें बैटरीज के नज़र आ रहे होते हैं, हम क्या करते हैं कि दोनों में करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आसानी होती है हमें कि अगर हम अपने दोनों जो लूप्स हैं उनमें सेम डायरेक्शन में यानी या तो क्लॉकवाइज या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लें, ठीक है, तो हमें आसानी होती है अपना सोल्यूशन करने में। जैसे यहाँ पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज करंट को लिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने इस एरो इस तरह अरेंज किए हैं, तो ये एरो दोनों लूप्स में एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारा लूप 1 है लाइक के ABCF, ठीक है, ये हमारा लूप 1 है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, यहाँ जो बैटरी कनेक्टेड है वो है E1, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा लूप 2 है उसके अंदर बैटरी कनेक्टेड है E2 और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2, ठीक है। इसी तरह ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो लूप 1 में रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है, इसके अलावा लूप 1 में हम देख रहे हैं कोई और रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर हम लूप 2 की बात करें यानी CDEF की, तो यहाँ पर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसमें R2 और R1 शामिल है, ठीक है। अब इस सर्किट की एक खास बात यह है कि इसमें एक रेजिस्टेंस यानी ये जो R1 है ये लूप 1 में शामिल है और लूप 2 में भी शामिल है, यानी R1 हमारी एक कॉमन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं और देखते हैं कि हम इन तमाम यानी कॉमन रेजिस्टेंस को, लूप 1 को, लूप 2 को हम और करंट की डायरेक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन लूप ABCFA, ठीक है, यानी हम अपने लूप 1 पे, ये हमारा लूप 1 है ABCFA, हम इस लूप को अभी कंसीडर करने जा रहे हैं और इस पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जिस वक्त आप अपने एक
लूप को फोकस कर रहे होंगे तो जो दूसरा वाला लूप है आप उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए। ये अभी हमारी यानी कि ऑब्जर्वेशन में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए सेकेंड लूप को और सिर्फ इस वाले लूप के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। नाउ तो जब हम किरचॉफ वोल्टेज रूल को अप्लाई करते हैं तो ये कहता है कि हमारे सर्किट में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका समीशन 0 होगा, यानी कि टोटल समीशन इज इक्वल टू 0 होगा, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वोल्टेज किसी भी सर्किट में कंजर्व रहता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको लास्ट टाइम पढ़कर आए, डिफाइन कर आए कि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल को, ठीक है। और इसी तरह किरचॉफ करंट रूल को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि सर्किट में चार्ज कंजर्व रहेगा, यानी करंट जो होगा वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। नाउ तो अब हम अपने लूप 1 की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें करंट I1 है, इसमें जो लूप में करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह है। अब मैं सिर्फ सबसे पहले अपनी जो बैटरी लगी हुई है जिसको मैं E1 रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस पर देखता हूं कि उस पर पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी पोटेंशियल गेन कर रही है बैटरी या ड्रॉप कर रही है, ये मैं यहाँ चेक करता हूँ। तो कल हमने जब अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था तो हम ये देखते हैं कि जब हमारा लूप फॉर्म हो रहा होता है तो इसके एरो के साथ साथ आप मूव कीजिए, जैसे मैं अभी यहाँ मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, देखिए मैं मूव करते हुए बैटरी की तरफ आऊंगा और बैटरी के किस टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, यानी ये देखिए जो लूप फॉर्म हो रहा है इसके एरो के साथ अगर मैं चलूं तो ये मेरा जो पॉइंटर जा रहा है, अब इसको फोकस कीजिए, जैसे जैसे मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आऊंगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। तो इस मोशन के दौरान मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ आ रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा यहाँ पर E1 नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हुए हमें ये बात पता है कि हमारे चार्जेस यहाँ पर अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं और पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसीलिए E1 नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं अपनी E1 की वैल्यू को जो कि नेगेटिव है। अच्छा, इसके बाद हम अपनी रेजिस्टेंस R1 पर आते हैं। तो रेजिस्टेंस R1 पे अगर हम देखें तो हमें ये बात मालूम है कि रेजिस्टेंस पे तो वोल्टेज ड्रॉप ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर I1 करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो होगा V1, और अगर हम इसको एक्सप्रेस करें ओम्स लॉ में तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 इज इक्वल टू I1 R1। अच्छा, ये V क्योंकि रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है तो इसीलिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम अपनी इक्वेशन को हाईलाइट करते हैं यहाँ पर कि हमारे लूप 1 के लिए क्या इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अभी लूप 2 को नेग्लेक्ट कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है। लूप 1 के लिए देखिए, नाउ ये जो E1 है ये नेगेटिव आ गया और नेगेटिव वैल्यू के साथ I1 R1 आ गया, ये हमारे लूप 1 की इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि जो हमारी रेजिस्टेंस R1 है वो एक कॉमन रेजिस्टेंस है और वो हमारे लूप 2 के अंदर भी मौजूद है, लूप 2 में भी उसका कनेक्शन है, तो ये कॉमन रेजिस्टेंस है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो बराबर वाला लूप है उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, अगर हमारे दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम है तो इस वक्त जो हमारी कॉमन रेजिस्टेंस होगी उसमें जो करंट फ्लो करेगा, जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। कब होगा ये? जब दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव हो, दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब मैं अपनी R1 जो कि कॉमन रेजिस्टेंस है बराबर वाले लूप यानी लूप 2 की वजह से जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है उसके करंट को जब रिप्रेजेंट करूंगा रेजिस्टेंस के साथ तो उसका पोटेंशियल कुछ रिप्रेजेंट होगा इस तरह, प्लस I2 R1, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 0। यहां तक
यानी ये जो मैंने ब्लैक में हाईलाइट किया है ये इक्वेशन लूप 1 की रिप्रेजेंट हो रही है। अब ये रेड से जो हाईलाइट किया है ये बेसिकली कॉमन रेजिस्टेंस में से जो बराबर वाला लूप है I2 जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए जो कॉमन रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू 0। अब हम अपनी जरा इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं। तो देखिए -E1 वैसे लिखा हुआ है और ये वाली दोनों रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यूज को, इस कॉम्बिनेशंस को अगर हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये I1 R1 पॉजिटिव हो गया और I2 R1 पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। ठीक है, नाउ अब R1 इसमें से कॉमन है तो हम कॉमन करते हैं, तो फाइनल इक्वेशन हमारी बन जाएगी लूप 1 के लिए जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, E1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट I1 माइनस I2 ब्रैकेट R1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी लूप 1 या I1 जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसकी इक्वेशन है, जिसको हम लूप A B C F डिफाइन कर रहे हैं, C B F A। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने सेकंड लूप की जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं C D E F C। ठीक है, यानी जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। अब देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह पहले वाले लूप में थी। अब क्योंकि जब आप सेकंड लूप को कंसीडर कर रहे हैं और उसको स्टडी कर रहे हैं और उसकी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट लूप है उसको छोड़ दीजिए और उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं अपने जो बैटरी है उस पर हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब मैं अपने पॉइंटर को इस एरो की डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन में मूव करते हुए बैटरी की तरफ आता हूं जरा। तो ये देखिए मेरा पॉइंटर देखिए कि जब मैं अपने इस एरो की डायरेक्शन में मूव करता हुआ बैटरी की तरफ आ रहा हूं तो मेरा ये पॉइंटर बैटरी पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब चार्जेस पोटेंशियल गेन करेंगे, तो इसका मतलब E की वैल्यू यानी E2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये तो एक बात यहाँ क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात, रेजिस्टेंस लगी है R2 और करंट फ्लो कर रहा है I2, तो रेजिस्टेंस पे हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो I2 और R2 की वैल्यू माइनस के साथ लिखी जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि अभी हमारे पास इस लूप के अंदर रेजिस्टेंस R1 भी मौजूद है, अभी हम कॉमन रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, अभी तो लूप 2 में ही जो करंट I2 फ्लो कर रहा है उसी को हम देख रहे हैं। तो ये I2 करंट R1 में से भी पास हो रहा होगा, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो इसीलिए I2 R1 की वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी लूप 2 या C D E F C जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है इसकी इक्वेशन प्लस E2 माइनस I2 R2 माइनस I2 R1 यहां तक मुकम्मल होती है। ठीक है, मगर क्योंकि रेजिस्टेंस R1 कॉमन है तो इसमें बराबर वाला लूप जिसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे थे क्योंकि हम अभी इस लूप को स्टडी कर रहे थे, लूप 2 को, तो जब हम अपने इस फर्स्ट वाले लूप को देखेंगे तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 और दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो I1 की वजह से R1 के साथ यानी I1 टू R1 जो पोटेंशियल हमारा जनरेट हो रहा होगा वो प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हैं अपने सेकेंड लूप पे यानी C D E F C पे, तो इक्वेशन कुछ इस तरह आएगी। देखिए E2 पॉजिटिव होगा क्योंकि चार्जेस हमारे पास पोटेंशियल गेन कर रहे हैं यानी हमारा एरो नेगेटिव से पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसीलिए E2 पॉजिटिव होगा। अब देखिए R2 पे नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, माइनस I2 R2, इसी तरह R1 और I2 ये भी हमारे नेगेटिव होंगे। यहां तक बात खत्म हुई C D E F C की। ठीक है, मगर अब क्योंकि R1 कॉमन है और उसमें I1 की वजह से भी करंट फ्लो कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम है तो जो सेकंड वाला लूप होगा उसके करंट को प्लस कर, उसके पोटेंशियल को प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, नाउ तो प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0, ये मैंने रेड से हाईलाइट किया। ठीक है, जो कॉमन रेजिस्टेंस में बराबर वाले लूप में यानी लूप 1 में से करंट फ्लो कर रहा था। नाउ अब इस इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई कीजिए,
तो E2 वैसे ही आ गया, माइनस I2 R2 वैसे ही लिख लिया हमने। इन दोनों में से हमने R1 कॉमन कर लिया है। तो देखिए जब R1 कॉमन करेंगे तो ये R1 कॉमन आ गया। ये जो I1 प्लस में लिखा हुआ था इसको मैंने पहले लिख लिया, और ये जो माइनस में I2 लिखा हुआ है इसको बाद में लिखा है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, अपनी इन दोनों वैल्यूज को जिसमें I और R मौजूद है इनको राइट हैंड साइड पर मूव कर देते हैं। तो E2 एज इट इज हमारा आ गया, और ये जो माइनस I2 R2 था ये उधर जाके प्लस हो गया, और ये पूरी वैल्यू जो ब्रैकेट के साथ है ये दूसरी तरफ जाके यानी राइट हैंड साइड पे जाके माइनस में हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो इक्वेशंस हमारी इन टू लूप्स की फॉर्म हो रही हैं जो हम अपने इस सर्किट में देख रहे हैं। ठीक है, नाउ अब स्टूडेंट्स हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, अभी हमने लास्ट स्लाइड पे जिस सर्किट को ऑब्जर्व किया और उसके लिए इक्वेशन लिखी, तो अब हम जरा इसी तरह का बिल्कुल सेम वही सर्किट ले रहे हैं, मगर यहां पर मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यानी एक लूप में जिसमें अभी मेरा पॉइंटर मौजूद है, इसमें देखिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की। ठीक है, जबकि जो ये वाला लूप है जिसमें मेरा पॉइंटर मौजूद है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो लास्ट स्लाइड में जिस सर्किट को डिस्कस कर आए, मैंने उसमें मजीद क्लियरिटी के लिए क्या किया है कि अपने दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके लिए हम कैसे इक्वेशन लिख पाएंगे। ठीक है, और ये एग्जाम्पल हमारी बुक में भी मौजूद है, यानी ये फिगर हमारी, ये सर्किट हमारा बुक में भी मौजूद है, जिसकी इक्वेशन अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट हम अपने किरचॉफ वोल्टेज रूल को, लॉ को अप्लाई करते हैं किस लूप पर, A B C F A पर। ठीक है, तो अब देखिए मैं सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है। तो देखिए क्या चेंज आएगा, मैं अपने पॉइंटर को इस एरो के साथ मूव करता हूं, तो E1 की तरफ जरा आप देखिए कि मेरा जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, नाउ अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं, R1। तो R1 यानी रेजिस्टेंस पे तो वोल्टेज ड्रॉप होता ही है, तो इसीलिए I1 और R1 की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, माइनस के साथ। ठीक है, अब देखिए लूप 1 की बात यहां मुकम्मल हुई। जिस लूप को हम कंसीडर नहीं कर रहे, जो कि हमारा बराबर वाला लूप था, जिसको हम लूप 2 या CDEFC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब इसकी वजह से जो I2 करंट है वो हमारी इस R1 रेजिस्टेंस, जिसको हम कॉमन रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, उसमें से पास हो रहा है। तो अब क्योंकि दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, इस वजह से हमारे सेकेंड लूप का जो करंट होगा वो हमारी रेजिस्टेंस के साथ यानी I2 R1 इस मर्तबा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों लूप्स में, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे माइनस के साथ लिखेंगे। जबकि लास्ट वाली जो अभी हमने स्लाइड देखी है उसमें करंट की डायरेक्शंस दोनों में सेम थी, तो इसीलिए ये वैल्यू प्लस में आ रही थी कॉमन रेजिस्टेंस वाली, मगर अब कॉमन रेजिस्टेंस वाली वैल्यू को, क्योंकि इस सर्किट में इन दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शंस अपोजिट हैं, इसीलिए कॉमन रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो अब माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी इक्वेशन को रिपीट करता हूं, ये E1 की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव एरो जा रहा है तो इसीलिए पॉजिटिव आ गई। R1 पर जो I1 की वजह से पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है, ये हमने माइनस के साथ लिख लिया, माइनस I1 R1। अब देखिए कॉमन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम माइनस में क्यों लिख रहे हैं, मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि ये समझ में आ जाए, इसलिए कि दोनों लूप्स में करंट आपके पास क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो जो लूप ऑब्जर्व नहीं हो रहा, अभी ये वाला लूप ऑब्जर्व हो रहा है ABCFA, तो जो लूप ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो उस लूप के करंट की वैल्यू को रेजिस्टेंस के साथ यानी कि उसके पोटेंशियल को माइनस में अब हम लिखेंगे। ठीक है, नाउ तो माइनस I2 R1 इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, हम अपनी दोनों वैल्यूज को यानी I1 और R1, I2 R2 की वैल्यूज को राइट हैंड साइड पर मूव कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन कुछ यूं हो जाएगी। देखिए E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2। नाउ अब हम क्या करते हैं, R1 कॉमन कर लेते हैं, तो फाइनली E1 इज इक्वल टू
ब्रैकेट I1 प्लस I2 ब्रैकेट R1। ठीक है, ये हमारी लूप 1 की इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो रही है। अब हम बात करने जाते हैं अपने लूप 2 की, जिसको हम C D E F C डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इस पर अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सिंपल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखिए, मैं अपने इस पॉइंटर को एरो के साथ साथ मूव करता हूं। तो जो E2 है उस पर जरा मेरा पॉइंटर देखिए, एरो के साथ मूव कर रहा हूं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है, देखें अगेन ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो इसलिए E2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पर पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्जेस पोटेंशियल गेन करेंगे। नाउ तो ये बात हमें पता चली कि E2 क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखते हैं R2 रेजिस्टेंस से वोल्टेज ड्रॉप होता है तो माइनस I2 R2 लिखा जाएगा। इसी तरह R1 के साथ अगेन ये रेजिस्टेंस है तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो I2 R1 माइनस में लिखेंगे। यहां पर ये तीनों वैल्यूज लिखने के साथ हमारी इक्वेशन जो हम C D E F C के लिए बनाने जा रहे हैं वो मुकम्मल होती है। मगर क्योंकि R1 कॉमन रेजिस्टेंस है, बराबर वाला लूप जो अभी हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से जो करंट है उसके कॉमन रेजिस्टेंस के साथ उसको मेंशन करेंगे, यानी उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको मेंशन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्योंकि दोनों लूप्स में डिफरेंट है, तो इस पोटेंशियल को जो कि बराबर वाले लूप की वजह से यानी I1 करंट की वजह से है, वो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, वो बेसिकली नेगेटिव में लिखा जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी E2 माइनस I2 R2 माइनस I2 R1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रेड से मैंने हाईलाइट किया है, ये कॉमन रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो कि उस करंट की वजह से है जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं है अभी। ठीक है, तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे C D E F C को, तो उसकी इक्वेशन यहाँ तक बनी, मगर जो कॉमन रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो रेड से मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, वो इक्वेशन में लिखा जरूर जाएगा। नाउ तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, E2 एज इट इज आ गया। ठीक है, माइनस I2 R2 एज इट इज आ गया। फिर उसके बाद हमने इस वैल्यू इन दोनों वैल्यूज में से माइनस को कॉमन कर लिया, तो जब माइनस कॉमन होगा तो ये बाहर आ गया, और R1 कॉमन कर लिया। तो अब देखिए ये I1 प्लस हो जाएगा, I2 प्लस में लिखा जाएगा, तो मैंने इसको ब्रैकेट में प्लस में लिख लिया। नाउ अब क्या करते हैं, हम अपनी दोनों वैल्यूज को यानी I और R जिनमें मौजूद है उनको राइट हैंड साइड पर मूव कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी E2 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस ब्रैकेट I1 प्लस I2 ब्रैकेट R1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी इस C D E F C लूप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस हैं अपने इन सर्किट के लिए या इन लूप्स के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास एक सर्किट है और अपने इस सर्किट में जिसमें 2 बैटरीज कनेक्टेड हैं और 2 लूप्स मौजूद हैं, हम लूप में फ्लो करने वाले करंट I1 और I2 को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी हैव डेटा, वी हैव R1 इज इक्वल टू 18 ohms, R2 इज इक्वल टू 12 ohms, E1 is equal to 9 ohms, E2 is equal to 6 ohms and I1, I2 ये हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ तो अब बड़ी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन हम देने जा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जब हम अपने लूप 1 के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे लूप 1 के लिए। लूप 1 कहाँ है, जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये लूप 1 है जहां मेरा इस वक्त पॉइंटर मौजूद है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी इक्वेशन जो हम अपनी पिछले स्लाइड्स में डिस्कस करते आए, क्योंकि दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों एंटी क्लॉकवाइज सेम करंट रखते हैं। तो देखिए अब आप इस पॉइंटर के साथ देखिए जरा, जब आप मूव करेंगे बैटरी की तरफ आएंगे तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आप आ रहे हैं, यानी कि बैटरी पोटेंशियल गेन करेगी, तो इसीलिए ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। रेजिस्टेंस इस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी माइनस I1 R1।
ये जो रेड से वैल्यू लिखी है ये सेकंड वाले लूप के करंट की वजह से है, ठीक है, जो कि प्लस I2 R1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। E1 की वैल्यू 9 है, माइनस कॉमन कर लेते हैं इसमें से और R1 कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस 9 माइनस ब्रैकेट I1 माइनस I2 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब हम अपने लूप 2 यानी I2 जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने जा रहे हैं। नाउ तो E2 की जो वैल्यू है उसको अगर हम देखें वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, देखें यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव लिया है। क्यों लिया है पॉजिटिव? देखिए लूप में मौजूद जो आपके पास करंट है, अगर आप उसकी डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी एरो को ले लीजिए, आप एरो की डायरेक्शन में आप ये मूव करना शुरू कीजिए। अब अभी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मेरे पॉइंटर जैसे जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगेन हमें मालूम है कि चार्जेस यानी कि बैटरी जो है वो पोटेंशियल गेन करेगी, इसलिए हमारे पास ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव आ गया E2। R2 और R1 ये जो रेजिस्टेंस है I2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप होगा, इसीलिए माइनस के साथ लिखा हुआ है, यानी I2 R2 माइनस में, I2 R1 माइनस में, ठीक है। अब ये जो कॉमन रेजिस्टेंस है जो इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम है इसलिए इसको प्लस लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 वैल्यू पुट कर दी हमने E2 की, और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि माइनस I2 R2 एज इट इज़ आ गया, और इन दोनों में से हमने R1 को कॉमन किया और इसको ब्रैकेट फॉर्म में अरेंज कर लिया, तो प्लस I1 I2 इंटू R1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गई है। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अगर हम कर दें तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं इक्वेशन 1 में, माइनस ब्रैकेट I1 माइनस I2 इंटू R1, यही वाली वैल्यू प्लस के साथ लिखी हुई है इक्वेशन 2 में, तो कैंसिल हो जाएगी ये वाली वैल्यू और 9 और 6 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ ये होगी कि 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, और माइनस में I2 R2 बचेगा, जबकि ये वाली दोनों टर्म्स ऐड करने पे कैंसिल हो रही है क्योंकि इसका साइन जो है वो अपोजिट है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब आप अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I2 यानी मैंने मूव कर दिया I2 और R2 को दूसरी तरफ और यूं अरेंज कर लिया, I2 R2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। नाउ R2 की वैल्यू पुट कीजिए विच इज 12 ohms। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ I2 की इस तरह आ जाएगी, ठीक है, इन एम्पेयर्स। सो अब हम बात करने जा रहे हैं अपने I1 की वैल्यू की। नाउ तो I1 की वैल्यू I2 हमें आ चुका है, तो हम I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमें I1 मिल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इनटू इक्वेशन नंबर 1, वी गेट इक्वेशन नंबर 1 एज 9 माइनस ब्रैकेट 1 I1 माइनस 1.25 इंटू R1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो R1 की वैल्यू 18 है, बाकी इक्वेशन एज इट इज 9 माइनस ब्रैकेट I1 माइनस 1.25 इंटू 18 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 18 I1 प्लस 1.25 18 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 22.5 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम अपनी इस इक्वेशन को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, मैं 9 और 22.5 को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये दोनों वैल्यूज माइनस में हो जाएंगी और माइनस माइनस प्लस होगा, इसको हम प्लस करेंगे और 18 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा विद माइनस, तो हमें I1 मिल जाएगा कुछ इस तरह। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल यहाँ देखने जा रहे हैं अपने किरचॉफ लॉ की बेस पर। हमारे पास सपोज कि ये दो बैटरीज हैं, ठीक है, और ये दो रेजिस्टर्स हैं जो कि 2 डिफरेंट लूप्स में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, ये जो लूप 1 है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1 और जो करंट फ्लो कर रहा है वो है सेकंड लूप में I2। नाउ जो रेजिस्टेंस हमारे पास है एक वो है R1 और R2, तो R1 की वैल्यू है हमारे पास 2 ohms, ये रही R1
रेजिस्टर, और ये जो रेजिस्टर है ये है R2 जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1 ओम नाउ। और इसी तरह हमारे पास ये दो बैटरीज कनेक्टेड है जिसमें से E1 की वैल्यू है 10 वोल्ट और ये वाली E2 है जिसकी वैल्यू है 6। ठीक है, यहाँ हमारे डेटा में इसको हम रिप्रेजेंट करें। नाउ हमें बेसिकली इन लूप्स में फ्लो करने वाले करंट I1 और I2 को फाइंड करना है। ठीक है, नाउ तो बड़ा सिंपल सा इसका मेथड है। हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट जो लूप है उसके ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग KVL ऑन लूप 1। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं अपने इस एरो को देखूं, ये जो मैंने यहाँ पर लूप बनाया है, तो आप इस पॉइंटर के साथ साथ चलना शुरू हो जाइए। जैसे जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ मेरे पॉइंटर को देखते रहिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला नेगेटिव। अब देखिए जैसे जैसे ये आपका पॉइंटर पॉजिटिव पे आएगा फिर उसके बाद नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी एरो की डायरेक्शन क्या है, एरो की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है बैटरी में। तो बैटरी की ईएमएफ पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी वो चार्जेस को लूज कर रही है और चार्जेस अपना पोटेंशियल जो है वो लूज कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये E1 की वैल्यू नेगेटिव होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो E1 यहाँ पर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव, यानी अगर आप इस लूप को कंटिन्यू करें तो ये देखें तो ये पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव होगा, इसलिए ये नेगेटिव ईएमएफ को शो करेगा, क्योंकि चार्जेस पोटेंशियल गेन नहीं कर रहे बल्कि लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो E1 माइनस के साथ है। अच्छा, अब उसके साथ अब ये देखिए इस लूप के अंदर, लूप 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर जो कि R1 है वो कनेक्टेड है। तो हमें पता है कि अभी आपका जो रेजिस्टेंस होती है उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता है। जब आप अपने लूप 1 को स्टडी कर रहे हैं तो आप लूप 2 को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं नाउ। तो अगर हम देखें तो माइनस E1 है, फिर उसके बाद है माइनस I1, यानी I1 वो करंट है जो लूप 1 में फ्लो कर रहा है, इनटू R1। ठीक है, ये R1 पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है जो माइनस I1 R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब यहाँ मैंने रेड से हाईलाइट किया है I2 और R1 को। ये क्या चीज है, यहाँ तक ये जो माइनस E1 माइनस R1 I1 है, यहां तक हमारी इक्वेशन लूप 1 के लिए कंप्लीट होती है। अभी जो रेड से मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये जो R1 रेजिस्टर है ये हमारे लूप 2 में भी कनेक्टेड है। तो ये पॉइंट यहां याद रखिए, जो रेजिस्टर हमारा कॉमन होगा, यानी ये लूप 1 में भी है और लूप 2 में भी है, जो कॉमन होगा तो उसमें दोनों करंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले अपने लूप 1 के करंट को रिप्रेजेंट कर लेंगे, जैसे हमने यहां कर लिया कि इस पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब जो की पॉइंट है वो ये है कि जिस लूप को हम अभी स्टडी नहीं कर रहे उसका करंट जब हमारे रेजिस्टर से जो कि कॉमन है, जो कि यहाँ R1 है, उसमें से फ्लो करेगा, यानी जो लूप स्टडी नहीं किया जा रहा उसका करंट जब हमारे रेजिस्टर से, कॉमन रेजिस्टर से पास होगा तो उसको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, ये की पॉइंट है। नाउ तो प्लस I2, ये हमारे लूप 2 का करंट है, I2 R1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बस। E1 की वैल्यू हमारे पास 10 है तो हमने पुट कर दी। ठीक है, यहां R1 कॉमन आ रहा है, R1 माइनस कॉमन लिया तो I1 माइनस I2 हो जाएगा और ये R1 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे अपने लूप 2 की और उस पर KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ तो लूप 2 की अब हम बात कर रहे हैं, तो अब आप लूप 1 को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए, अब आप सिर्फ लूप 2 के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, नाउ अगर हम सबसे पहले हम अपने लूप में बनने वाले उसको देखेंगे, एरो को देखेंगे। ठीक है, नाउ तो अगर मैं अपने इस एरो को देखूं जो मेरे पॉइंटर से आप देख रहे होंगे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसमें आप अगर डायरेक्शन यानी इसके साथ साथ मूव करना शुरू करें तो इसकी जो मूवमेंट है बैटरी पर वो कैसी नजर आ रही है आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मूव करूं तो मैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है,
तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं तो चार्जेस उस वक्त पोटेंशियल गेन करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हमारी बैटरी है इसके ऊपर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमने इसीलिए यहां पर E2 को प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। आप एरो की डायरेक्शन को देखेंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसीलिए आप इसको पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस E2। अच्छा, अब इसके साथ ये करंट देखिए, क्योंकि ये दो रेजिस्टर्स यहां कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों रेजिस्टर पर I2 की वजह से जो करंट है, I2 की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, वो दोनों माइनस में लिखे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लूप 2 को स्टडी कर रहे हैं। जिस लूप को स्टडी करेंगे उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है। तो इसीलिए I2 R1 और R2 दोनों के साथ नेगेटिव में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहां तक यानी E2 माइनस I2R2 माइनस I2R1 यहां तक आकर हमारी लूप 2 की इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब हम अपने कॉमन रेजिस्टर जो कि R1 है उसको देखते हैं। तो लूप 1 जिसको अभी हम स्टडी नहीं कर रहे, उसका करंट जब इसमें से फ्लो करेगा तो वो प्लस के साथ लिखा जाएगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप प्लस के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्लस I1 ये हमारे उस लूप का करंट है जिसको अभी हम स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है। तो प्लस I1R1 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। E2 वैसे ही आ गया, माइनस I2R2 ये भी एज इट इज हमने लिख लिया। इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिए और R1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ये वाली टर्म कॉमन है, ठीक है। तो हम सिंपल इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, यानी हम ऐड करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी माइनस I2R2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर इस E2 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। E2 की वैल्यू हमारे पास 6, तो 10 में से 6 जो होगा जब वो सॉल्व होगा तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो I2 आपको मिलेगा -4 एम्पियर्स। अब आपके पास I2 आ चुका, इस I2 को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास I1 आ जाएगा विच इज -9 एम्पियर्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, मगर आपको सिर्फ अपने ये जो किरचॉफ रूल वाले या किरचॉफ लॉ वाले न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें सिर्फ अपने इस लूप का ख्याल रखना है और बैटरी से फ्लो करते वक्त ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपने लिया है, सिर्फ इसको चेक करना है कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ठीक है। मैं इसको एक मरतबा रिपीट कर देता हूं। ये जब लूप हमारे पास जब हम अपने इस एरो को लूप के साथ मूव करेंगे तो ये अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी ईएमएफ को पॉजिटिव लिखेंगे। बाकी रेजिस्टेंस पे हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होगा। जो कॉमन रेजिस्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस को, उसके पोटेंशियल को, जिस लूप को स्टडी कर रहे उस करंट के साथ पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ये एक सेकेंड एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल जिसको हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट का कॉम्बिनेशन है। ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, यानी अपनी इक्वेशन इसके लिए फॉर्म करेंगे तो ये इक्वेशन बड़ी सिंपल है। नाउ सिंपल हमारे पास डेटा जो है वो इस फॉर्म में मौजूद है, स्मॉल r1 जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बैटरी है बेसिकली, ये जो हमारी यहाँ जिसमें R1 कनेक्ट हुआ हुआ है, R1 हम इंटरनल रेजिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास EMF की वैल्यू है 24। तो R1 की वैल्यू है 0.1 ओम। इसी तरह R2 की वैल्यू जो दूसरी बैटरी कनेक्टेड है उसके अंदर है 0.9 ओम। इसी तरह ये जो एक बाहर रेजिस्टेंस लगी हुई है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है 8 ओम्स। अब क्या करते हैं, E1 24 वोल्ट, E2 6 वोल्ट, ठीक है। नाउ हमें टर्मिनल वोल्टेज एट E1 फाइंड करना है, यानी इस बैटरी के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल फाइंड करना है और दूसरी बैटरी के टर्मिनल से भी पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन करें अब हम, सिंस E1 एंड E2 अपोज ईच अदर,
देखिए ये दोनों एक दूसरे को अपोज करें क्योंकि सेम डायरेक्शन में लगी हुई हैं दोनों बैटरीज। तो सो नेट ईएमएफ इज इक्वल टू देयर डिफरेंस। रेजिस्टर्स आर ऑल इन सीरीज। ये देखिए तीनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। सो नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो देखिए सिंपल हमारे पास ये ओम्स लॉ था, V इज इक्वल टू आई आर। वी की जगह हमने E यानी ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया और I के लिए इसको अरेंज कर लिया। तो I इज इक्वल टू ई एन अपॉन R1। अब देखिए ये जो हमारे पास R1 सॉरी यहाँ R1 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन तीनों रेजिस्टेंस का समीशन, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ यूँ आ जाएगी, I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R डेल्टा R। ओके, R1 मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, R1 प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r2, ठीक है। ये वैल्यूज हमने यहाँ रिप्रेजेंट की। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। I इज इक्वल टू 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 8 प्लस 0.9। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास करंट आ जाएगा। नाउ अब करंट फाइंड कर लेने के बाद जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, हम फर्स्ट सेल जो ये है हमारा फर्स्ट सेल जहाँ मेरा पॉइंटर मौजूद है, तो हम अपनी इक्वेशन को कुछ यूं लिख पाएंगे। V टर्मिनल ये जो हमारी 1 बैटरी है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल ऑफ बैटरी 1 मींस VT1, ठीक है, इज इक्वल टू E1 माइनस I स्मॉल r1, ठीक है। नाउ अब अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं और इसके बाद हमें जो V की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी वो कुछ ये होगी। नाउ अब हम अपनी सेकंड बैटरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड बैटरी के लिए इक्वेशन टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल्स वी हैव VT2, ठीक है, सेकंड बैटरी हमारी इज इक्वल टू E2 माइनस और माइनस I R1। अब देखिए क्योंकि दोनों बैटरी सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है तो इसीलिए यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो VT2 इज इक्वल टू 6 प्लस ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 0.9 ब्रैकेट, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो जाएगी। Thank you so much, students. Have a good day.